नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। नाम है बृहद ज्योतिष सार। हजारों साल पुराना ये ग्रंथ जीवन के बड़े से बड़े फैसलों पर मार्गदर्शन देने का दावा करता है। तो चलिए इसके रहस्यों को समझते हैं और देखते हैं कि आज के जमाने में ये कितना प्रासंगिक है। हम सब अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर इस सवाल से जरूर टकराते हैं ना कि सबसे जरूरी फैसले कैसे लिए जाएं। चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या फिर शादी जैसा बड़ा कदम, हमेशा एक सही रास्ते की तलाश रहती है। सदियों से जब भी ऐसे बड़े सवाल सामने आए तो इंसानों ने जवाबों के लिए सितारों की तरफ देखा, प्राचीन ज्ञान की तरफ देखा। और आज हम जिस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, बृहद ज्योतिष सार, वो इसी परंपरा की एक बहुत ही अहम कड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम, ये पूरा ज्ञान आखिर काम कैसे करता है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही फंडामेंटल सोच से। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। देखिए, इस ग्रंथ के हिसाब से सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है काल का, यानी समय। पर यह वो समय नहीं है जो हमारी घड़ी में टिक टिक करता है। नहीं, इस फिलॉसफी में काल को एक दैवीय शक्ति माना गया है। एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड को बनाती है, उसे चलाती है और आखिर में उसी में विलीन भी कर देती है। मतलब ये एक एक्टिव, एक लिविंग फोर्स है। अच्छा, अगर काल इतनी बड़ी, इतनी शक्तिशाली चीज है, तो सवाल उठता है कि ये प्राचीन ग्रंथ उसे नापता कैसे होगा। और इसका जवाब सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। इसका पैमाना 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड की उम्र तक जाता है। जरा इस पर नजर डालिए। सबसे छोटी यूनिट है त्रुटि, जो पलक झपकने से भी कम वक्त है। फिर आता है प्राण, मतलब एक सांस लेने और छोड़ने में लगने वाला समय। इसके बाद अहोरात्र, यानी एक दिन रात, फिर वर्ष, फिर हजारों साल का एक युग। और सबसे बड़ा है कल्प, जिसे ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है, जो अरबों साल के बराबर होता है। ये स्केल ही अपने आप में इस ज्ञान के कॉस्मिक नजरिए को दिखाता। ठीक है, तो ये तो हो गई समय की विशालकाय घड़ी। लेकिन इसे हमारी जिंदगी पर, हमारे फैसलों पर लागू कैसे किया जाता है? इसका जवाब छिपा है आकाशीय पिंडों की चाल में। और इसके दो सबसे बड़े पिलर हैं नक्षत्र और राशियां। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों ने 12 राशियां यानी ज़ोडिएक साइंस के बारे में तो सुना ही है। ये सूर्य के रास्ते पर आधारित होती हैं। लेकिन ये ज्योतिष सिस्टम इससे भी एक कदम आगे जाता है और 27 नक्षत्रों की बात करता है। ये चंद्रमा के रास्ते पर आधारित हैं और ज्यादा डिटेल्ड, ज्यादा स्पेसिफिक जानकारी देते हैं। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसका बहुत प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी होता था। इसका सीधा असर हमारे रीति रिवाजों पर भी था। जैसे ये चार्ट देखिए, जो ग्रंथ से ही लिया गया है। ये दिखाता है कि कैसे किसी बच्चे के जन्म राशि के आधार पर उसके नाम का पहला अक्षर तय किया जाता था। कितना दिलचस्प है। चलिए, अब इस ग्रंथ के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है और आज भी जिसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, और वो है शादी के लिए कुंडली मिलान। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अष्टकूट मिलान। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अष्ट मतलब 8। तो इसमें शादी के लिए कंपैटिबिलिटी को 8 अलग-अलग पैमानों पर, 8 अलग-अलग फैक्टर्स पर चेक किया जाता है। ये हैं वो 8 फैक्टर्स। इसमें देखिए, वर्ण है जो स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी बताता है, वर्ष्य है आपसी अट्रैक्शन के लिए, तारा यानी डेस्टिनी, योनि यानी फिजिकल कंपैटिबिलिटी, और इसी तरह ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी भी हैं जो स्वभाव से लेकर हेल्थ तक सब कुछ कवर करते हैं। हर फैक्टर के अपने अपने पॉइंट्स हैं और इन सब को मिलाकर टोटल बनता है 36 गुणों का स्कोर। तो ये कैलकुलेशन होता कैसे है? चलिए, ग्रंथ में दिए गए उदाहरणों से ही सीधे समझते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। पहला फैक्टर है वर्ण, जो एक तरह की आध्यात्मिक या मानसिक अनुकूलता को दिखाता है। इस टेबल के मुताबिक हर राशि को एक वर्ण दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। और फिर लड़के और लड़की के वर्णों के कॉम्बिनेशन के आधार पर पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद आता है वश्य, जो आपसी अट्रैक्शन या कह सकते हैं कि एक दूसरे पर कंट्रोल या प्रभाव को मापता है। और यहां देखिए क्लासिफिकेशन कितना मजेदार है। राशियों को मानव, पशु और जलचर जैसी कैटेगरीज में बांटा गया है। इनके आपसी मेल से पता चलता है कि रिश्ते में पावर डायनामिक कैसा रहेगा। तो इन सब कैलकुलेशंस के बाद सबसे अहम बात क्या है? वो है ये नंबर 18। इस ग्रंथ के हिसाब से शादी के लिए 36 में से कम 18 गुण मिलने ही चाहिए।
अगर इससे कम है तो उस रिश्ते को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इन सारे नियमों, सारी गणनाओं और तकनीकी बातों के पीछे एक बहुत ही सीधी और सरल भावना छिपी है, जो इस ग्रंथ की शुरुआत में ही मिलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सब सुखी रहें। आखिरकार इस पूरे सिस्टम का मकसद इंसानों की भलाई ही है। तो ये थी बृहद ज्योतिष सार की दुनिया की एक छोटी सी झलक। अब आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या हजारों साल पुरानी ज्ञान की ये प्रणालियां आज की इस मॉडर्न तेज रफ्तार जिंदगी में भी उतनी ही मायने रखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने नजरिए से खोजना होगा।